नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मानसिक रूप में आप अब दृढ़ संकल्प होकर मजबूत बन गए होंगे। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सभी को सर्वविदित है जिस प्रकार से आपने एलटी भर्ती परीक्षा की तैयारी जी जान लगा के की थी, उसके अनुरूप आयोग ने पेपर सेट नहीं किया और तमाम अभ्यर्थी जो हैं, जो लंबे समय से अंडरग्राउंड हुए थे, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने अपनी सिलेबस के आधार पर किताबें चाट दी थी, वो अभ्यर्थी इस परीक्षा से बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। तो दोस्तों, जो हुआ सो हुआ, जो बीत गया है, हम उस क्षण को दोबारा जी नहीं सकते या उस क्षण में हम जा नहीं सकते। और आपके कोप भवन में चले जाने से, अस्वाद हो जाने से वो चीज़ें दोबारा पलट के नहीं आएंगी और यहाँ तक कि है कि आप लोग हमेशा परेशान ही रहोगे। जब भी आप एलटी भर्ती का जिक्र करोगे, कहीं ना कहीं आपके मन में एक कौतूहल उठना शुरू हो जाता है और कई ऐसे प्रश्न आपके जहन में उठने शुरू हो जाते हैं जिनका जवाब ना आपके पास है ना मेरे पास है। जो ये जवाब दे सकता है वो सिर्फ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही दे सकता है, या कहे उसके अध्यक्ष मर्तोलिया जी ही इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको दे सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दे सकता है। और साथ ही ये भी आपको सर्वविदित है कि अभी तक एलटी का जो आंसर की है वो अभी तक नहीं आई है। तो अब जिंदगी में आपको ठहरना नहीं है। वो ठहरा हुआ पानी हमेशा या तो वो सड़ जाता है या उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो आप ठहरे हुए पानी की तरह अपने आप को मत एक जगह पर स्थिर मत कीजिए। आप उस नदी की तरह निरंतर प्रवाहित रहिए जो अपने जल से तमाम लोगों को जीवन प्रदान करती है, और आप भी अपने जीवन में हमेशा निरंतर गति के साथ आगे को प्रवाहित होते रहिए। तो आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जिसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं, संघ लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग की पदों का विज्ञापन अब यहाँ पर जारी होने वाला है। वो अधिसूचना सूचना के लिए भेजा जा चुका है और हो सकता है कि इस बार आपको पाठ्यक्रम में संशोधन देखने को मिले। तो दोस्तों, जो पाठ्यक्रम आज आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनेगा। ये लेके चलिए, ये जो पाठ्यक्रम है ये 75% ये पाठ्यक्रम यही हो सकता है। अभी आयोग जहां तक है पाठ्यक्रम चेंज करने की कवायद में है। अगर होता है तो अच्छी बात, अगर नहीं होता है तो आप अपनी तैयारी नियमित रूप से करते हुए चलिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। जो आज का श्रृंखला है हमारे यहाँ पर है उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग जो परीक्षा है उसका सिलेबस 2024 का आपके सामने रख रहा हूँ। ये मैंने बनाया हुआ है, तो आप इसे देखिए। तो दोस्तों, आप जितने भी बच्चों ने पूर्व में प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा दी होगी वो भली भांति इस सिलेबस से परिचित होंगे। जो नए बच्चे हैं वो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा की अगर हम बात करें, जिसके अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग की यहाँ पर सामान्य और महिला शाखों पर यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए चयन तो क्या की थी, स्कैनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की यहाँ पर आयोजित कराई जाती है। ठीक है, जो परीक्षा आयोजित होती है वो कुल आपकी अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होती है, 150 अंकों की कुल परीक्षा होती है। प्रत्येक अंक 100 नंबर का होता है, नहीं 1 नंबर का होता है, जो कि आपके पूरे 150 अंकों का ये क्या होता है, आपका टोटल पेपर होता है। इसमें जो समयावधि दी गई है, जिस प्रकार से एलटी भर्ती परीक्षा में दी गई थी उसी प्रकार से इसमें 2 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा। अब प्रथम जो पेपर होगा, स्क्रीनिंग की जो पेपर होगा, उसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं उसका सिलेबस ये रहा। आपके हृदय मन में एक प्रश्न अभी कौतूहल मचा रहा होगा। आप कहोगे कि यूकेएसएससी द्वारा सिलेबस दिया गया था, बहुत ज्यादा व्यापक दिया गया था, उसके अनुरूप तो क्वेश्चन बने नहीं और आयोग भी ऐसे ही करेगा। तो अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हमेशा जो भी पेपर सेट करता है, आज तक का उसका इतिहास रहा है, वो सिर्फ जो सिलेबस देता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो परीक्षा का आयोजन कराता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विषय दिया गया है, प्रश्नों की संख्या दी गई है
और प्रश्नों के अंक यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि, यहाँ पर 40 नंबर की रहेगी, 40 प्रश्न इसमें आएंगे तो 40 अंक की ये रहेगी, एक प्रश्न 1 नंबर का ये रहेगा। और यहाँ पर अगर हम कहें सामान्य अध्ययन जीके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 35 नंबर की ये रहेगी, ठीक है। वहीं पर ही उत्तराखंड संबंधित हम अगर बात करें तो यहाँ पर 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, 30 नंबरों का यहाँ पर क्या होगा, अंक यहाँ से आपको उत्तराखंड से यहाँ पर दिए जाएंगे। अगर हम वहीं बात करें सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पर 25 प्रश्न दिए जाएंगे, तो 25 अंक ही इसमें आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर सामान्य हिंदी ज्यादा टफ नहीं पूछी जाती, सामान्य हिंदी इसमें जो है 20 अंक के ये रहेंगे, 20 प्रश्न ये रहेंगे। तो ये आपका क्या है, ये प्रश्न और यहाँ पर ये अंक है, तो जो अंकों का जो योग बनता है वो आपके क्या बनता है, आपके ये 150 अंकों का ये योग आपका बनता है। तो 150 अंकों की परीक्षा होती है। अब बात करेंगे सिलेबस की, बात करते हैं कि इसमें जो सिलेबस जो पूछा जाता है, ठीक है, वो किस प्रकार से रहता है। देखिए हम पहले बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि खंड 1 की बात करेंगे, फिर खंड 2 की बात करेंगे। तो इसमें अलग अलग तरीके से खंड दिए हैं। अगर हम बात करें जैसे यूनिट वाइज दिए गए थे एलटी में, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, 5 ओवरऑल इसमें भी 5 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं लेक्चरर की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे खंड 1 यूनिट 1 हम इसे कह सकते हैं। खंड 1 में क्या है आपका शिक्षण अभिरुचि, प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी और पूर्णांक आपका अगर हम कहें नंबरों की संख्या यहाँ पर 40 रहेंगे। देखिए दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत जो आपने एलटी में पढ़ा है, जो आपके मुताबिक जो प्रश्न इस यहाँ से नहीं पूछे गए हैं, तो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप में आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपने पूर्व में अध्ययन किया है वो आपको सिर्फ रिवाइज करना है। जो बच्चा अभी से जो तैयारी कर रहा है उसके निकलने के चांसेस रहेंगे। जो भर्ती जब विज्ञापन आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी से कमर कस लीजिए। आप लोगों का अगर अल्टीमेट सिलेक्शन नहीं होता है तो ये सोचे कि हमारा जो भाग्य लिखा गया है वो उच्च पद के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि खंड 1 यूनिट 1 में जो पहला पॉइंट दिया है भारतीय शिक्षा व्यवस्था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत में एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। जो जितने भी आयोग यहाँ पर दिए हैं, तो आपके सामने ये सारे आयोग यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर राधा कृष्णन आयोग आपने भली भांति से पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। और मुदालिर आयोग आपने एलटी में पढ़ा है, कोठारी आयोग भी आपने पढ़ा है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की बात करें, तो ये सारा कुछ आपने एलटी में भली भांति पढ़ा है। तो अब आपको क्या करना है, इसे एक बार पुनः रिवाइज करना है, जिससे कि आपकी जो छूटे हुए कॉन्सेप्ट है, जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब आपको उस प्रकार से अध्ययन करना है। और जो अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अगर बात करते हैं, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 यहाँ पर दिया है, तो आपको जो एनईपी की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड 68 हो गया, या 86 हो गया, या 92 हो गया, या 2020 हो गया, ये सारी चीजें आपको तो अध्ययन करना ही होगा। वहीं दूसरी बात करें तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर समानता के लिए शिक्षा सभी के लिए यहाँ पर ज्ञान आयोग आपके उसमें दिया था, तो यहाँ पर पुनः यहाँ पर इसको दिया हुआ है। तो समानता के लिए ये दिया था, आपके यूनिट फर्स्ट में इसको दिया गया था, और सर्व शिक्षा अभियान पूर्व में भी दिया था, तो लेक्चरर में भी इसको दिया गया है। और ये शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन 2009-2005 ये जो दिया गया है, तो ये भी आपका ही महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये तो आपको था ही, और ई गवर्नेंस की अगर बात करें तो इसका तो पूरा ही यूनिट आपको दिया हुआ। तो ओवरऑल आपको खंड 1 का टॉपिक 1 आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे जो आपके एलटी में जो सेकंड पोर्शन दिया था यूनिट 2 में जो क्वेश्चन दिए गए थे, तो ये आपने पढ़ा है। मुझे ओवरऑल ये बताने की जरूरत नहीं कि आपका जो खंड 1 है ये आपका सभी बच्चों का तैयार है। यहाँ पर दिया है शिक्षण
दक्षता संप्रेषण की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा जाता है कि शिक्षण कौशल कैसे किया जाता है, यहाँ क्वेश्चन बनेगा। और साथ ही शिक्षण विधियां और प्रविधियां, ये तमाम चीज़ें किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, उनकी विधियां किस प्रकार से होती हैं, ये आपसे छूटा नहीं है, ये आप सभी इस चीज़ को जानते हो। और परंपरागत और आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्रियां किस प्रकार से जो पहले रहे, जो परंपरागत तौर पर जो अपनाई गई थी पूर्व से, और जब हम वर्तमान समय में बात करते तो हम शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से उसकी सहायक सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं जिससे कि शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकते हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उसको किया जा सकता है। तो ये वो वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। शिक्षण प्रतिक्रिया और संप्रेषण की अगर बात करते हैं, संप्रेषण के प्रकार और संप्रेषण के अच्छे संप्रेषण का माने कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे कि शिक्षा को हम किस प्रकार से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, हमें कौन कौन से तरीकों से, उसके क्या प्रकार होते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम उसको पुटअप कर सकते हैं, उसके अच्छे अच्छाइयों की, उसकी बुराइयों की, इसमें तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो ये चीज़ें रखिए। तो ओवरऑल आपका सेकेंड यूनिट जो एलटी भर्ती परीक्षा में दिया था, तो ये वाला पोर्शन भी आपका मुझे लगता है कि अनुमान सभी बच्चों का क्लियर होगा। तो निराश मत होइए, आपको एलटी में नहीं पूछा गया था तो लेक्चरशिप में यहाँ पर पूछा जाएगा। अब बात करेंगे मूल्य आधारित शिक्षा के, वैल्यूएबल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की होती है, उनके मूल्यों के प्रकार पूछे जाते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य उसके अंतर्गत आपके पूछे जाएंगे, इसको नोट डाउन करते हुए चलेगा। और मैं इसके जो पीडीएफ है इसके मैं कमेंट सेक्शन में या कहें उसको मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर कहें ये जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप पहाड़ एजुकेशन क्लासेज टेलीग्राम में खोजोगे तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ और सारी नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर से आपको ये ले सकते हैं। और मूल्यों के ह्रास के कारण शिक्षा और द्वारा मूल्यों का उन्नयन की अगर बात करें तो ये टॉपिक आप देख लीजिएगा। और कक्षा अनुशासन विद्यालय प्रबंधन के जब हम बात करें तो ये आपने अल्टीमेट बेसिकली बखूबी पढ़ा होगा कि कक्ष का अनुशासन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाया जाना है, विद्यालय का अनुशासन कैसा होना चाहिए, शैक्षिक नियोजन और प्रशासन कैसे होना चाहिए। हम कक्ष की बात करेंगे, विद्यालय की बात करेंगे, विद्यालय में अनुशासन किस प्रकार से है, जो प्रधानाचार्य शिक्षक और तमाम जो चीजें पढ़ी थी आपने, तो ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, बात करेंगे 5वें नंबर का। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय में अनुपस्थित और विद्यालय छोड़ने के कारण और समाधान, ये जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों से संबंधित ये टॉपिक दिया है। तो ओवरऑल ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, इस पर भी ज़्यादा देखिए। अब हम बात करेंगे कि शिक्षा में कंप्यूटर या कंप्यूटर शिक्षा या कंप्यूटर आधारित ज्ञान या इसकी आवश्यकता का प्रयोग। तो ओवरऑल मैं ये नहीं समझता हूँ कि यह आपको टफ पड़ेगा, क्योंकि हम कंप्यूटर आधारित शिक्षा की अगर हम आधुनिक युग में जी रहे हैं तो आपको पता है हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। तो ओवरऑल हम कंप्यूटर शिक्षा आज की डेट में ये प्राथमिकता भी है, इसकी ज़रूरत भी है। तो ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल ये भी आपने पढ़ा है, क्योंकि ई कंप्यूटर जहाँ पर हम बात करें तो एलटी का ही पोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 7वें नंबर का जो पॉइंट है वो कहता है शैक्षिक तकनीकी की अगर बात करें शिक्षा के अंदर किस प्रकार की हम तकनीक लागे, उसकी प्रकृति कैसे होनी, उसके प्रकार क्या है, उसकी आवश्यकताओं की बात, उसके उपयोग, ये तमाम चीजें किसी भी बच्चा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने एलटी की परीक्षा दी हो और उसने इन चीजों को ना पढ़ा हो। तो आपको यहाँ पर आप रिविजन करना है। अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं, किसी बच्चे ने नहीं बने हैं, ये लगता है कि वो नोट्स आपके उतने शानदार नहीं है, तो मैं आपको अवगत करा दूं, मैं एक फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं जो फर्स्ट यूनिट है शिक्षण अभिरुचि से संबंधित एक नोट्स मैं बनाना यहाँ पर प्रारंभ कर चुका हूँ। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड मैं नोट्स बना रहा हूँ। जो भी बच्चों को नोट्स चाहिए होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर एक मैं बुक पब्लिश करूंगा फर्स्ट पेपर के, जो ये आपका प्रवक्ता संवर्ग का जो सिलेबस दिया है, इसके आधार पर जिस बच्चे को चाहिए होगा तो वो संपर्क कर सकता है। क्योंकि अभी किताब छपने में टाइम लगे, अभी बना रहा हूँ, तो जिस दिन ये एकदम नोट्स के आधार पर ये रहेगी तो आप मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि। तो शिक्षा का कार्य कैसा होता है, व्यवसाय तौर पे कैसा होता है, उसकी कार्य उसकी दृष्टि की हम बात करते हैं। तो ये आपका सिंपल सा
9वें नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और विकास में शिक्षक की भूमिका की हम बात करेंगे। तो ये कितनी महत्वपूर्ण है, ये कितने अहम है, ये भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। और 10वें नंबर का पॉइंट है कि शैक्षिक मूल्यांकन, हम शिक्षा का मूल्यांकन कैसे करते हैं। हम पढ़ा तो रहे हैं, उस पढ़ाने का मूल्यांकन हम कह सकते हैं, हम परीक्षाओं का मूल्यांकन कह सकते हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन कैसे करते हैं, और उसकी आवश्यकता, उसकी प्रकार, उसकी विधियां, किस प्रकार से चीजें होती हैं, हम किस प्रकार से शिक्षा में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं और उसकी आवश्यकताओं के आधार पर हम किस प्रकार से मूल्यांकन कर रहे हैं शिक्षा के। ठीक है। ये तमाम चीजें आपका अनुमान, मुझे लगता है जितने भी अभ्यर्थी से देख रहे हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये लग रहा है मेरा समझाने का तरीका अच्छा है या मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें। और अब बढ़ते हैं दोस्तों, देख पा रहे होंगे हम यूनिट दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, सामान्य अध्ययन की बात करेंगे। यहां पर देख पा रहे होंगे हमने बात करी थी जो शिक्षण अभिरुचि की हम बात कर रहे हैं, ये 40 नंबर की तो आपकी है ही। अब यहाँ पर सामान्य अध्ययन की बात करें जो आपको 35 नंबर की, 35 अंकों की रहेगी, हम इसकी तरफ बात करते हैं। ठीक है। अब देखिए खंड 2 सामान्य ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, तो प्रश्नों की जो श्रृंखला रहेगी इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो टोटल 35 नंबर ये रहेंगे। अब सामान्य अध्ययन में आपने क्या देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। यहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं बेसिकली इस पर सर्वाधिक रूप में दीजिए। पर डे आप लोग न्यूज़पेपर हो गया, समाचार पत्रों की अगर बात करें उसका अध्ययन कीजिए। ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं से, प्रतियोगिता दर्पण की बात करें या समसामयिक घटनाओं से संबंधित जितने भी जो किताबें 2024-23 की आई हैं उनका अध्ययन अवश्य करें। और बेसिकली अगर मैं बात करूं जो दूसरा पॉइंट दिया है कि खेल कूद और मनोरंजन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, आप ये देख लीजिए। तो इस बार प्रवक्ता समवर्ग के अंतर्गत जो खेल कूद से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। और अभी उत्तराखंड में एशियन गेम होने जा रहे हैं, तो उन गेमों पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको बता दूं उत्तराखंड में अभी चाहे तीलू रौतेली सम्मान हो या फिर शैलेश मटियानी हो या फिर कहें अन्य जो पुरस्कार अभी वितरण हो रहे हैं, गौरव सम्मान पुरस्कार की अगर हम बात करें, इन पर भी विशेषकर फोकस रखिएगा। ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि भारत का इतिहास और मध्यकालीन, यहां पर देखिए तीनों, ये पूरा भारत का इतिहास संपूर्ण पूछ दिया इसमें। ये प्राचीन, प्रागैतिहासिक, मध्यकाल, अदैतिहासिक काल, आधुनिक काल, ये तमाम चीजें आपके अंदर पूछी गई। तो तीनों ये बहुत ज्यादा व्यापक प्रश्न है, या कहें एक पूरी किताब ही आपको यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है। 35 नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, मगर यहाँ पर हिस्ट्री पूरी दे दी है। हिस्ट्री को तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री का पूरा पोर्शन आपके सामने खड़ा कर दिया गया। अब भारत का इतिहास के अंदर जो प्राचीन काल में क्या क्या चीजें हुई, मध्यकाल के अंदर क्या हुई, आधुनिक समय में क्या हुई, तो ये चीजें। और यहाँ पर आपकी संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन, बेसिकली आप जो राष्ट्रीय आंदोलन की एक रेड कलर की किताब है वो किताब को परचेज कर लीजिए, सारे राष्ट्रीय आंदोलन आपको उसमें मिल जाएंगे, कहीं अन्यतर आपको देखने की जरूरत नहीं है, कहीं नोट से देखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें, गतिविधियां आपको मिल जाएंगी। तो राष्ट्र के निर्माण की गतिविधियों से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको भी देखिए। आप चौथे नंबर का देखिए, ज्योग्राफी, आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें फिर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, तो ओवरऑल ये क्वेश्चन कहीं से भी आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अनुमान जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके या तो समुद्र से रिलेटेड पूछे जाएंगे, प्रशांत महासागर, ये सागर, वो चोटी, ये चोटी, यहाँ पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, वो कहाँ के, अब्रक की खान कहाँ सबसे ज्यादा चीजें होती हैं, ये तमाम चीजें पूछी जाती हैं। तो ओवरऑल इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो ये जो खंड दूसरा है वो बहुत ही व्यापक है। इस खंड 2 के लिए मुझे लगता है कि आयोग को एलटी की ये प्रवक्ता भर्ती के लिए आपको 8 से 9 महीने का समय आपके देना चाहिए, क्योंकि 2-3 महीनों में हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटिकल साइंस, या कहें फिर ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें या फिर इंडियन ज्योग्राफी की बात, तो हो नहीं सकता। लंबा समय आपको इसमें चाहिए। वहीं पर देखिए
कि प्राकृतिक संसाधन प्रकार और नियोजन और उनके संरक्षण और संवर्धन में किस प्रकार से सरकार की नीतियां हैं, उन तमाम चीजें पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़ा जो टॉपिक है कि हम कहें अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं संपूर्ण, अगर आप ये देखिए तो आप ये विमल लेके चलिएगा कि ये पूछे जाएंगे। बेसिकली हमने जब प्रवक्ता का पेपर दिया था ओवरऑल ये सारी चीजें हम इसको आधार पर चले था, ओवरऑल वो सारा कुछ पूछा गया था, पॉलिटिकल साइंस का हर जगह से पूछा गया था। तो ये मत लेके चलिए कि जो इसमें दिया गया है वही पूछा जाएगा। तो आयोग हमेशा पॉलिटिकल साइंस से कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है, आउट ऑफ सिलेबस भी जा सकता है। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है, अपने आप को उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य और राज्य नीति निर्देशक तत्व और साथ ही उपभोक्ता शक्ति और उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की अगर बात करें तो इसमें चाहे ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसमें एक चीज दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ऊपर राइट टू एजुकेशन हमने यहाँ पर बात करी थी। तो यहाँ पर देखिए राइट टू एजुकेशन यहाँ पर भी दिया है, शिक्षा का अधिकार। तो ये आपका पहले पोर्शन से कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन तो उठेगा ही उठेगा, तो इसको तो बेसिकली ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं 7वें नंबर के पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कहता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित जो संगठन बनाए गए हैं, चाहे नाटो संगठन हो या ब्रिक्स हो या फिर आपके विश्व बैंक के हों या फिर आपके जितने भी ओवरऑल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी संगठन बनाए जाते हैं, G20 हो, शिखर सम्मेलन हो, वो सारे कहीं से भी कोई भी चीजें पूछी जा सकती है। तो इनको भी बेसिकली ध्यान दीजिए। अब सामान्य विज्ञान दैनिक जीवन में जो उपयोगिता है, तो आप बेसिकली इन किन किताबों से आप अध्ययन करें, मैं आपको किताबें भी सजेस्ट कर दूंगा। देखिए आप किताबें उठाइए, कक्षा 8 से किताबें उठाइए, एनसीईआरटी की किताबें उठाइएगा, साइंस से रिलेटेड जो ये पोर्शन हम पूछ रहे हैं सामान्य दैनिक जीवन से, तो आप एनसीईआरटी की किताबों को ज्यादा प्रिफर करिएगा, अन्य किताबों को मत देखिएगा। एनसीईआरटी कक्षा 8 से उठाइएगा, 12th तक की आपके सारी किताबें आपके पास, एनसीईआरटी की हर किताब आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका एलटी भर्ती निकलेगी। अब यहाँ पर आप जो ये पर्यावरण इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की अगर चाहिए, वो हैंडमेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो बेझिझक आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ करूंगा, वो जो क्लासेस रहेंगी वो गूगल मीट के माध्यम से रहेंगी, जहां पर हम आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, ठीक है। आप हमसे क्वेश्चन करोगे, हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, डिबेट होगी। तो इस प्रकार से हमारा कोशिश रहेगी। तो पर्यावरण एज ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके कब कब इसके जो तिथियां हैं राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके दिवस हो गए हैं। जो संशोधन है पर्यावरण से संबंधित बहुत ढेर सारे अधिनियम है, ठीक है, बहुत ढेर सारे ऐसे कानून है। इन कानूनों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या आज के डेट में हमारे सामने उभर के जो समस्या है कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, क्या इसके समस्याएं हैं, उनसे समाधान से संबंधित सवाल पूछे जाए। अब हम पूछेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपका जो दूसरा भाग दिया गया है या यूनिट दूसरी दी गई है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक है। तो ओवरऑल ये तो दूसरी यूनिट है। इस यूनिट के लिए आपको कम से कम 4 से 5 महीने तो कंटिन्यू चाहिए ही चाहिए, लगातार 6 से 7 घंटे। अगर कोई बच्चा लेके चलता है कि मैं 2 दिन पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, मैं जब लेक्चर की जो सिलेबस है या कहें जो लेक्चर की विज्ञापन जब निकलेगा, जब आउट होगा, तब मैं तैयारी करूंगा। अगर जो बच्चा ऐसे सोच के चल रहा है तो उसका जिंदगी में कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। लिख के ले लीजिए मेरे से। जो बच्चा पूर्व से अपने लक्ष्य को साथ का चल रहा है कि मैं लेक्चर की तैयारी में जो लगा बच्चा है, तो वही निकलेगा, क्योंकि जो सिलेबस है वो आपका बहुत व्यापक है, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने क्या कहा, हिस्ट्री आपकी दे दी है, पॉलिटिकल साइंस आपकी दे दी है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सामने दे दी है, और आपकी इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन यहाँ पर थमा दिया है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या होती है। आपके समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, समष्टि तो समष्टि अर्थशास्त्र, तो ये व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है।
तो अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें ये वाणिज्य और ये तमाम चीजें दी गई, तो ओवरऑल आपको इकोनॉमिक्स भी आपको देखना है। तो आपके सामने मैंने ये 2 यूनिट को बता दिया है, ठीक है। अगर जो बच्चा मेरे से संपर्क करना चाहता है वो यहाँ पर आपका नंबर है, आपको चाहे नोट्स की जरूरत हो या फिर आप ऑनलाइन गूगल मीट पे क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करेंगे जो तीसरी यूनिट है, तीसरा खंड है उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान। इसमें अगर आप देखोगे तो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो 30 अंकों की आपके राज्य से संबंधित चीजें रहेंगी। ओवरऑल जितने भी उत्तराखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, मुझे लगता है समूह ग की तैयारी आप लोग लंबे समय से करते होंगे, तो ये वाला पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, यहीं से सर्वाधिक नंबर खींचने के चांसेस आपके बनते हैं। तो इसमें क्या पूछा जाता है, तो आजकल अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में हम जैसे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो उसके विपरीत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन हमने ना सुने हैं ना देखे हैं, जो अनम ना सुने ना जन्म सुने हैं, वो प्रश्न आयोग दे देता है। कहाँ कहावतें दे देता है, कहाँ आपने अगर पीसीएस का पेपर उठा के देखा होगा तो उसमें भी किस प्रकार से चीजें पूछी गई हैं, तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा भ्रंग चीजें पूछी जाती है। कहीं ना कहीं आयोग को देखिए अपने हृदय मन में भी गुस्सा आ जाता है, तो जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनता, तो आउट ऑफ सिलेबस देता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो सामान्य भूगोल और स्थिति और विस्तार संरचना और उच्च दया, ये बेसिकली अगर कहें तो इसमें उत्तराखंड राज्य की संरचना के बारे में बात कही गई है। उसका भौगोलिक परिदृश्य कैसा है, उसकी जलवायु कैसी है, इसका जो जनसंख्या तंत्र कैसा है, उसका प्रवास कैसा है, यात्रा है, ये ओवरऑल राज्य की जो आवश्यकता होती है किसी राज्य को जब निर्मित किया जाता है, जिन चीजों को लेकर जो राज्य निर्मित होता है वो सारी चीजें आपकी पूछी जाती है। ओवरऑल जो आपके भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसका विस्तार कैसे, उसकी संरचना क्या है, आकार कैसा है, उसका उच्चतर जलवायु क्या है, उसका जलधाराएं किस प्रकार से, जनसंख्या कैसी है, तो यातायात संचार राज्य की प्रति, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं। तो ओवरऑल ये चीजें भी आपने पढ़ी होंगी। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो उत्तराखंड के इतिहास को भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड का इतिहास को एक तो प्राचीन इतिहास काल दिया गया है, एक मध्य काल दिया गया है, एक आधुनिक काल में इसको विभाजित किया गया। देखिए प्राचीन इतिहास काल में अगर हम कहें जो प्रागैतिहासिक काल में जितने भी यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में जितने भी यहाँ पर प्राचीन काल में जो मनुष्य रहे होंगे, जो जातियां रही होंगी, जो राजवंश जिनका यहाँ पर शासन रहा होगा, तो वो सारे चीजें से पूछी जाएंगी। कितने कौन कौन से राजा रहे, कौन कौन से यहाँ पर गुफाएं मिली, क्या क्या चीजें मिली, पाषाण काल से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद जब मध्यकाल आ जाते हैं तो मध्यकाल में कुछ राजाएं रहे, मध्यकाल में कुछ ब्रिटिश हुकूमत का शासन रहा, अगर हम गोरखाओं का भी रहा, और यहाँ पर जो यहाँ के लोकल जो राजा थे उनका भी शासन रहा। उसके बाद किस प्रकार से उत्तराखंड को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का यहाँ पर जिक्र हुआ, उससे संबंधित संघर्ष रहा, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उत्तराखंड के सामाजिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन पूछे जाते, किस प्रकार से यहाँ पर जातिवाद के खिलाफ आंदोलन रहे, किस प्रकार से समाज में ध्रुवीकरण रहा, किस प्रकार से समाज का एक वर्ग किस प्रकार से चीजें करता रहा, क्या क्या चीजें रही हैं, वो सारे परिदृश्य क्या क्या घटनाक्रम रहा, तो वो सारी चीजें इसके अंदर पूछी जाएंगी। हमारा खान पान पहनाव कैसा, सारा कुछ इसमें पूछे। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रकृति संसाधनों की बात करेंगे, आर्थिक चीजें कहेंगे, वन्य जीव संरक्षण की बात करें, अभ्यारण्य की बात करें, खनिज और पशुपालन से संबंधित, बागवानी इत्यादि संबंधित यहाँ पर पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर हम राजनीति परिदृश्य की अगर बात करें तो यहाँ पर राजनीति हो गया, प्रशासनिक परिदृश्य की बात की जाती है। जितने भी हमारे जनपद हैं उन जनपदों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राम स्तर हो या फिर प्रशासन ढांचा हो, सारी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने उत्तराखंड को पढ़ने का एक सही तरीका है, अगर आपने जनपद अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया, जनपदों को शानदार तरीके से पढ़ लिया, तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी, सारी चीजें आसान हो जाती हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान, रीति रिवाज और उससे मेले जो तमाम चीजें हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति है, लोक कलाओं के बारे में कर, लोक संस्कृति कैसी है, तो यहाँ पर कितने के जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी संस्थान है उनकी क्या स्थिति है, कितने संस्थान है, उत्तराखंड के रीति रिवाज क्या है, उत्सव क्या है, मेले क्या है, तीज त्योहार, भला नक ढल, सब कुछ इसके अंदर पूछा जाता है। और उत्तराखंड में
समय समय पर आंदोलन रहे हैं, जैसे कुल्लू बगार हो गया, डोला पालिका हो गया, या तो वन आंदोलन हो गया। पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए किस प्रकार से आंदोलन हुआ जब ब्रिटिश हुकूमत रहे, फिर ये उत्तराखंड यूपी का हिस्सा, यूपी से किस प्रकार से अलग हुआ, तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। और उत्तराखंड की आर्थिक विकास या फिर जल विद्युत धाराएं, औद्योगिक उद्यान, या कहें फिर आपको ये पता है उत्तराखंड क्या है, पर्यटन का एक सबसे बड़ा हब है। तो यहाँ से कुछ हमारे जितने धाम हैं, चाहे हमारे जो भी हमारे ओवरऑल अगर हम देखें, जैसे औषधियों के रूप में हम कहें, जितने भी हमने यहाँ जो आपके राजा जी नेशनल पार्क की बात करें, कॉवरेज नेशनल पार्क है, जो वन्य अभ्यारण्य की बात करें, जो हम यहाँ पर जो धाम हैं, या कहें जो हमारे यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो हमारे मनोरम ऐसे दृश्य हैं जो घूमने के लिए, तो वो सारी चीज़ों को पूछे। हमारे बुग्याल की बात करें, उत्तराखंड के राज्य प्रतिज्ञा, जो भी XYZ 40। अब यहाँ पर 8वां पॉइंट जो है, यहाँ पर विकास किस प्रकार के, विकास से संबंधित योजनाएं क्या हैं। जो समाज में जो हाशिए की दृष्टि में जो जातियों को रखा जाता है, जिनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता रहता है, जैसे अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा जो हो गया, इनके विकास के लिए, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा विकास की जो योजनाएं इनके लिए की जाती हैं, तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं लाभार्थियों के लिए दी गई है, तो वो तो। और वर्तमान समय में उत्तराखंड की जो समसामयिक की घटनाक्रम है, क्या क्या घटनाक्रम घटता रहता है उत्तराखंड में, दिन प्रतिदिन जो घटनाक्रम घटता है, तो वो सारा चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। कहीं से भी कोई भी चीज़ पूछा जा सकता है। ओवरऑल ये देखें तो बहुत बड़ा व्यापक सब्जेक्ट ये दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो खेलकूद और मनोरंजन, तो यहाँ पर हम चाहे हम अगर बात करें, हमारे जो गाने हैं, जो फिल्म इंडस्ट्रियाँ हैं, या जो भी की चीज़ें हैं जो मनोरंजन के साथ, हम लोक कलाओं की बात करें, मेले हैं इत्यादि हैं, जब इसके अंदर खेलकूद हमारे उत्तराखंड के एशियन गेम होने जा रहे हैं। ओलंपिक गेम में हमारे राज्य से किसने प्रतिभाग करा, किसे पद्मश्री मिला, किसे प्रधान मिला, किसे वो मिला, सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपके सामने जो चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट को भी देखिए, सामान्य बुद्धि परीक्षण की अगर हम बात करें, रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्नों की अगर बात करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्नों की जो संख्या है 25 होगी, और पूर्णांक आपका क्या होगा, 25 यहाँ पर ये होंगे। ठीक है, आपको मैं ऊपर इसको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप इसका स्मरण भी करिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हम किस में पहुँच गए, चौथे नंबर पर पहुँचे, 25 अंकों का ये रहेगा दोस्तों। तो इसको देखिएगा, चौथी यूनिट पे हम पहुँच चुके हैं। यदि आपको दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी कैसे लगी वीडियो उसको साझा कीजिएगा। देखिए प्रश्नों की अगर हम बात करें, शाब्दिक अशाब्दिक विश्लेषण प्रश्न जिन पे हम अनुपात की बात करते हैं या प्रतिशत की बात करें, लॉस ऑफ मॉस या जो समानुपाती कहें या मिश्रित ब्याज की अगर बात करें, ये जो है आप जो किताब उठाओगे तो एनसीईआरटी की किताब कक्षा 7 से उठाइएगा, हाई स्कूल तक के सारी चीज़ें उठा लीजिएगा, तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आपकी ये क्लियर हो जाएंगे। प्रतिशत कैसे निकालना है, वर्गमूल कैसे निकालना है, समान अनुपात कैसे, साधारण ब्याज कैसा लगता है, लाभ हानियां इससे संबंधित प्रश्न, समय कार्य और ये वेतन से दूरी है संबंधित ये प्रश्न इत्यादि पूछे जाते हैं। लघु ओवरऑल आपको देखिए हाई स्कूल तक का ये सारा चीज़ें पूछी जाएगी, चाहे वो तर्क संबंधित हो, निगातात्मक हो, या विलुप्ति शब्द हो, या कोडिंग डिकोडिंग हो, या फिर कहें अंकों का है, या समानांतर हो, या विभेदीकरण का हो, ये सारा कुछ आपको ओवरऑल जो ये है रीजनिंग का, तो आपको पता ही है किस प्रकार से। और यहाँ पर आपने देखा होगा ब्लड रिलेशन से भी है, ये जो कूटबद्ध ये प्रश्न आता है, कूटा अनुवाद, अंक गणित या फिर इत्यादि संबंधित पूछे जाएंगे। देखिए रेलगाड़ी, ये फलानी रेलगाड़ी इतने टाइम से इतने बजे, तो वो स्टेशन में इतने बजे से इतने बजे, तो कितने बजे पहुंची, ये तमाम चीज़ ऐसे पूछे जाए। नाव पर आधारित या कहें जो आपके कैलेंडर है कि फलाने का जन्म ये हुआ, तो इस तिथि में आप ये 2024 में 2025 में इस तिथि को कौन सा बार होगा, तो घड़ी का
भी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और साथ ही जो आपके त्रिभुज हैं या आयत है, ये जो चलचित्र होते हैं उनसे संबंधित चित्र बनने, आंकड़ों से संबंधित ग्राफिक ये प्रस्तुतिकरण होते हैं, आंकड़े होते हैं, बहुलक निकालना होता है, ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली आप देख लीजिए 25 अंकों का है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जो अगर कहें जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से सारा दिन नंबर आप खींचते हो बच्चों, वो आपके सामान्य हिंदी है। हिंदी का अगर हम लेक्चरशिप में देखें, ज़्यादा ब्रॉड या कहें बहुत ज़्यादा टफ इसमें नहीं दिया गया है। अगर जितने भी उत्तराखंड के जितने भी वासिंदे हैं, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो भी बच्चे बैठ रहे हैं, आप लोगों ने हिंदी की प्रिपरेशन अवश्य की होगी, क्योंकि उत्तराखंड के समय समय पर जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं को आपने दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी की होगी। तो ये ज़्यादा प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ये ज़्यादा आपके लिए टफ नहीं होगी। तो 20 प्रश्न 20 अंकों के होंगे। तो पर्यायवाची आपको पता है, पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? विलोम शब्द किसे बोलते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये पढ़िए। वाक्यांश क्या होते हैं? एक शब्द के वाक्यांश जो बनते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय हो गया। वर्तनी क्या होती है? और वाक्य शुद्ध वाक्य होते हैं, जो अशुद्ध वाक्य दिए हैं तो शुद्ध वाक्य होते हैं। समाज दिया गया है, समाज विग्रह दिया गया है। संधि हो गया, संधि विच्छेद और मुहावरे, ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। और यहाँ पर लोकोक्ति जो दिया गया है, तो ये तमाम चीजें आपकी पूछी जाए। तो ओवरऑल ये जो दिया गया है वो 150 अंकों का ये क्या है, सिलेबस आपका है। तो ये चीज को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आप ये जो देख पा रहे होगे ये इतना आसान नहीं है। मैंने कहा कि जो सर्वाधिक रूप में जो बहुत ज्यादा व्यापक जो चीजें दी गई है, यूनिट दूसरी तीसरा, इसमें तो संपूर्ण चीजें आपने ये कर दिया। अगर मान लीजिए ये दो चीज, सामान्य दिन और उत्तराखंड, अगर ये दो चीजें पढ़ते हो तो उत्तराखंड राज्य की आप अगर लोअर पीसीएस की भी पद आ रहे हैं, तो कोई भी पद आप कोई भी परीक्षाओं को आप निकाल सकते हैं। अगर आप सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हो ना, तो यूपीएससी की तैयारी तक आप कर सकते हो, क्योंकि आपके चाहे हिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, सारा कुछ तो इसमें दे दिया गया है। तो समय बहुत कम है, समय रहते हुए तैयारी कर लीजिएगा, अन्यथा एलटी जैसा ही हाल होगा। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की चीजें हों। तो आप सभी लोग, क्योंकि इस उम्र भी जा रही है, तो ये तमाम चीजें हो रही, तो इसके ऐसा जीवन अब बार बार नहीं मिलता है, तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए, अपने मुकाम को हासिल निश्चित रूप में करोगे, ऐसी मेरी आशा है। तो आई होप मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आप उससे संतुष्ट हुए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय